Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 1 for class 11 and today's the chapter is the law of motion. तो बेटे आपके पास NCERT के अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर है बेटे ये 5 चैप्टर है। तो आज बेटे हम लॉ ऑफ मोशन का पहला लेक्चर हम आपको शुरू करते हैं। तो बेटे फोर्स एंड इनर्शिया, फोर्स एंड इनर्शिया बेटे बहुत सारा पार्ट इसके अंदर बेटे क्लास 9 का है आपके पास। फोर्स बेटे पुश एंड पुल इज ए फोर्स। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं बेटे वो एक फोर्स कहलाती है। एंड व्हाट इज द इनर्शिया? बेटे एक इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो रेस्ट में है तो उसके रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो उसके मोशन में बने रहने की टेंडेंसी, उसकी यही टेंडेंसी, उसकी यही प्रवृत्ति जो होती है वो उसका इनर्शिया कहलाती है। ठीक है ना? यानी कि एक ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही बना रहना चाहता है। अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वो उसका वो अपोज करता है, वहाँ से वो जो उसकी जो नेचर होती है, जो अपोजिशन वो अफोर्ड करता है, वही उसका इनर्शिया होता है। तो जो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया जो डिटरमाइन होता है एक ऑब्जेक्ट के मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से होता है। यानी कि देखो बेटा, अगर आपके पास किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा 100% बेटा उसका इनर्शिया आपके पास उतना ही ज़्यादा होगा। इट मीन्स वो अपने रेस्ट में या अपने मोशन का अपोज वो उतना ही ज़्यादा कर पाएगा। करेक्ट? मोर मास मोर इनर्शिया। अब बेटा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या होता है बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बेटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी वो उसकी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। एंड नंबर 2 इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। अब बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट में मोशन में रहने की टेंडेंसी जो होती है वो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। एंड नंबर 3 इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है बेटा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक ऑब्जेक्ट में जब वो एक स्टेट चलता है और मान लो कोई टर्न आता है, उसकी डायरेक्शन को आप बदलते हैं तो अपने डायरेक्शन को चेंज होने का भी अपोज करता है, ये उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाता है। अब बेटा इसके बाद शुरू होता है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? तो वास्तव में बेटे जो इनर्शिया होता है बेटे वही लॉ ऑफ इनर्शिया ही, इसको एक दूसरा नाम कहा जाता है इसको, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटे इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया, और इसको गैलीलियोज लॉ भी कहा जाता है। गैलीलियोज लॉ। तो बेटा लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियोज लॉ क्या होता है? तो बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया तो क्या कहते हैं बेटा? वो इनर्शिया का ही पार्ट होता है। और न्यूटन को जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन ने जो अपने फर्स्ट लॉ में जो भी बात बताई, उससे पहले एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो ने भी वही सेम बात उससे पहले बता चुके थे। तो लेकिन तो इसलिए बेटा उसको फर्स्ट लॉ को गैलीलियोज लॉ से भी कहा जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? अगर एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, और एक ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो उसके मोशन में बने रहने की टेंडेंसी, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यही आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। इट मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट then it remains in rest. If an object is in motion then it remains in motion until and unless a external force is applied on that object. जब तक कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, यही कहलाता है बेटा आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। करेक्ट? एग्जाम्पल आप बहुत सारे देख सकते थे बेटा। अगर आप मान लीजिए कार में आप रेस्ट में हैं और सडनली कार चलती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हैं। अगर कोई कार एक सडनली ब्रेक लेती है तो आपकी मूविंग बॉडी जो होती है वो एक साथ, जो कार में आप जो बैठे होते हैं आपकी जो बॉडी होती है एक साथ आगे आती है। करेक्ट? कारण बेटा जब आप रेस्ट में है कार, तो हमारा जो बॉडी है वो भी रेस्ट में है। कार अचानक चल जाती है लेकिन हमारी बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन जब एक कार मोशन में होती है तो हमारी बॉडी भी मोशन में है। जब सडनली ब्रेक लगते हैं तो हमारी बॉडी नहीं रुक पाती है, वो मोशन में ही रहना चाहती है, तो वी विल गो इन फॉरवर्ड।
डायरेक्शन, करेक्ट। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ होता है न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। बल्कि बेटा न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से पहले आप लोग बेटे मोमेंटम के बारे में समझिए थोड़ा सा। तो बेटे जो मोमेंटम होता है बेटे वो क्या चीज़ होती है? तो बेटे मोमेंटम को जो डिनोट करा जाता है वो तो कैपिटल पी से करा जाता है। तो मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है बेटा उसको हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इन वेक्टर फॉर्म में बेटा हम इसको लिखेंगे तो P इज इक्वल टू m डॉट v बन जाएगा। तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो आपके पास मोमेंटम देता है, करेक्ट। और जो बेटा इसकी जो यूनिट होती है, जो इसकी यूनिट होती है वो kg मीटर पर सेकंड होती है। kg मीटर पर सेकंड की तो मास की यूनिट क्या है kg, वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो आपके पास ये बेटा आपके पास मोमेंटम हुआ, ठीक है ना। अगर मान ली बेटा इफ जो मास है बेटा वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो बताओ जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होगा नहीं होगा। इट बेटा अगर हम P में और V में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन जो कि आपको m क्या देगी बेटे कांस्टेंट देगी, करेक्ट। इफ करेक्ट P प्रोपोर्शनल टू द V दिया उसने आपको। अगर मान लिया बेटे if velocity is constant then P is directly proportional to the m। इस केस में आपके पास P और m में बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो V हमें कांस्टेंट मिलेगा, करेक्ट। तो ये आपके पास O हो गया, यानी कि इस ग्राफ के पॉइंट पर आप कहीं भी वैल्यू निकालेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू सेम आएगी। इफ P1 इज इक्वल टू P2, मान लीजिए बेटे एक इनिशियल मोमेंटम और एक फाइनल मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो देखो बेटे m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। और बेटा हम लिख सकते हैं बेटे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू v2 अपॉन v1। दैट इज यानी कि बेटे m1 ऊपर है v1 नीचे है, m2 नीचे है v2 ऊपर है। तो क्या बताओ बेटे ये नहीं शो करता कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v, करेक्ट। तो बेटा अगर आप V और M में बेटा हमारे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक ये आएगा, यानी कि जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो दिस इज द अबाउट मोमेंटम। अब बेटा जाते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बताता है बेटे? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दैट इज जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इट मीन्स जो F है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द dp अपॉन dt, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ dp अपॉन dt के, करेक्ट। अब आप बेटे अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो बेटा हम एक k को हम साथ में रख सकते हैं, dp अपॉन dt एज बेटे P जो होता है बेटा अभी हमने आपको बताया P इज इक्वल टू m डॉट v होता है। तो बताओ क्या इसको बेटा हम k इंटू डी m डॉट v अपॉन dt लिख सकते हैं। अब तो बेटा m तो बेटा मेरे पास एक कांस्टेंट है, इसको बेटा हम बाहर निकाल लेते हैं, k डॉट m इंटू डी वी अपॉन डी टी। अब बेटा देखो डी वी अपॉन डी टी क्या होगा, ये हो गया बेटा आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी।
तो बताओ बेटे क्या F को हम K डॉट M इंटू ए नहीं लिख सकते? इफ़ अगर ये जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अगर इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो बताओ बेटे F इज इक्वल टू M डॉट ए आ जाता है। तो दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखो बेटे फोर्स की जो SI यूनिट होती है, जो SI यूनिट है, जो SI यूनिट है फोर्स की बेटे वो क्या है? न्यूटन है हमारे पास, करेक्ट। तो बताओ बेटे 1 न्यूटन जो है, जो 1 न्यूटन है क्या बेटे मास की यूनिट क्या है आपके पास kg, और जो एक्सीलरेशन की यूनिट है वो क्या है? दिस इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताओ बेटे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 आएगा नहीं है? तो बेटा व्हाट इज द 1 न्यूटन? यहीं से बेटा अगर हम डेफिनेशन निकाल देते हैं कि व्हाट इज 1 न्यूटन, 1 न्यूटन क्या होता है? बेटा 1 न्यूटन वो एक फोर्स है, 1 न्यूटन वो फोर्स है। अगर हम मास 1 न्यूटन का लेते हैं, मास हम कितना लेते हैं? सॉरी मास हम लेते हैं बेटे 1 kg का, और अगर उसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो तब हम उसको कहेंगे दिस इज द 1 न्यूटन फोर्स। यानी कि 1 न्यूटन फोर्स अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का वो एक्सीलरेशन देती है तो उस फोर्स को हम 1 न्यूटन कहा जाता है, करेक्ट। तो ये हुआ बेटा आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसका यूज़। बेटे आपसे 11th क्लास में कोई फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ नहीं पूछेगा, आपको बेटे इनका इम्प्लीमेंट आना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब तो बेटे अगर मान लीजिए एक फोर्स आपके पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो वेक्टर फॉर्म में बेटा हम लिख सकते हैं उसको Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, करेक्ट। और जो एक्सीलरेशन है आपके पास वो भी आपके पास 3 डायमेंशन में है, तो Ax i कैप Ay j कैप प्लस Az k कैप। अब तो बेटे F इजिकल टू बेटे क्या होता है हमारे पास m डॉट a होता है। तो बताओ बेटे इसको मैं Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, और इसको बेटे m की बेटे सीधी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर, m इंटू Ax i कैप प्लस m इंटू Ay j कैप प्लस m इंटू Az k कैप लिख सकते हैं, नहीं ठीक है ना बेटे। तो आपके पास बेटे आपके पास ये हो गया। तो बेटा अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो बेटा अगर मैं इक्वेट करता हूँ आई जे के को, तो Fx इजिकल टू क्या आ जाता है m इंटू Ax, और Fy क्या आ जाता है बेटा आपके पास m इंटू Ay, और Fz क्या आ जाता है बेटा आपके पास m इंटू Az, ठीक है ना। और बेटा अगर हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम में लिखेंगे तो बेटा देखो Fx को हम लिख सकते हैं m इंटू dpx अपॉन dt, और Fy को लिख सकते हैं m इंटू dpy अपॉन dt, और जो Fz होता है वो m इंटू dpz अपॉन dt। तो बेटे ये हुआ आपके पास, ठीक है ना। और बेटे देखो सीजीएस में जो यूनिट होती है, इन सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है बेटे वो क्या होती है? डाइन होती है। तो जैसे F इजिकल टू m ए होता है तो 1 डाइन जो होता है वो आपके पास 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, करेक्ट। और बेटे जो आपके पास 1 न्यूटन में होते हैं वो 10 की पावर 5 डाइन न्यूटन। तो ये वो बेटा आपके पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ, करेक्ट। अब बेटे इसके बाद आता है आपके पास इम्पल्स। दो बेटे इम्पल्स आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बेटे टॉपिक सफिशिएंट हो गया आज का लेक्चर। ओके बेटा, थैंक यू।